नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और खास ब्रॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, डॉक्टर गुप्ता कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और पेन मैनेजमेंट में इनका काफ़ी ज़बरदस्त काम है। पेन मैनेजमेंट का ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि आज का हमारा जो विषय है वो कैंसर से जुड़ा हुआ है। जब बात कैंसर की करते हैं तो इलाज के बाद जो एक और चीज़ आती है वो आती है दर्द। कि कहीं न कहीं हम सब लोग जानते हैं कि जब कैंसर की बात होती है तो कहीं न कहीं दर्द वो जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पेन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग जब बात करते हैं कैंसर की, तो पेन जो होता है दर्द अक्सर हमने सुना है कि कैंसर के मरीज़ों को दर्द बहुत होता है, लेकिन दर्द किस स्टेज में शुरू होता है? ओके, सो मैम कैंसर का दर्द जो है वो किसी भी स्टेज में स्टार्ट हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि कैंसर में दर्द क्यों होता है। सो कैंसर में दर्द इसलिए हो सकता है कि जिस ऑर्गन से जिस टिश्यू से वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लोकली जब वो फैलता है, तो वहाँ पे जो नस या नर्व्स जो होती है उनकी एंडिंग जब उसमें जाके स्टिमुलेट करता है, उनको टच करता है, तब दर्द होता है। अगर कैंसर बोन्स में फैल जाता है, तो बोन्स के अंदर दर्द होता है। अगर कैंसर पे हम कुछ दवाएँ देते हैं, जैसे कीमोथेरेपी कुछ होती हैं, उसके अंदर हाथों पैरों में सुई जैसा दर्द होने लग सकता है, ठीक है? या यदि कैंसर के अंदर लेट्स से अगर दिमाग में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, तो वहाँ पे जाके स्पेस कम होता है और वो एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। या हड्डियों के बीच में जहाँ बोन मैरो होती है, वहाँ पे स्पेस कम होता है और एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, वहाँ पे वह दर्द कराता है। तो इसलिए कैंसर कई प्रकार से दर्द करा सकता है। जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे जवाब आपने दिया क्योंकि आम तौर पे ये धारणा है और संभवतः मेरी भी जानकारी इतनी ही थी अभी तक कि शायद 3rd या 4th स्टेज में जाकर जब वो स्प्रेड करना शुरू करता है, तो तब कैंसर का दर्द शुरू होता है। लेकिन आपने बताया कि किसी भी स्टेज में हो सकता है। जी। अब चूँकि जब कैंसर का दर्द है, तो बात मैनेजमेंट की भी आती है। कैसे मैनेज किया जा सकता है? मैम देखिए, एक कहावत है, हमारी ट्रेनिंग में ये बताया गया था हमें कि किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, तो शायद उसका दर्द का इलाज सही से नहीं हो रहा है, ठीक है? सो जी, आज के समय में हमारे पास दर्द से डील करने के लिए इतने ज़्यादा दवाइयाँ हैं और इतनी टेक्निक्स उपलब्ध हैं कि किसी भी पेशेंट को दर्द से नहीं पीड़ित रहना चाहिए कैंसर के उसमें। तो जी, अगर हम बात करें कि क्या-क्या मॉडलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध है, तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम दर्द के लिए कैंसर के अंदर स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी दर्द के लिए पैरासिटामोल की एक गोली जो कि हम नॉर्मली बुखार के लिए लेते हैं, वो हम कैंसर के दर्द के लिए सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट कि हम पीसीएम या इस प्रकार से गोली। जो नेक्स्ट हमारा चरण आता है, पीसीएम के जैसे पैरासिटामोल के जैसे ही मिलते-जुलते जो एक ड्रग्स हैं, जिसे हम एनसेड्स कहते हैं, सच एज़ डाइक्लोफेनाक या जो कि कॉमनली जैसे कॉम्बीफ्लैम यूज़ होता है। कॉम्बीफ्लैम जो है कॉमन इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन अगेन एक उसी क्लास का एक पेन किलर है। तो इस पूरे क्लास को बोलते हैं एनसेड्स। तो एनसेड्स हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट प्रणाली है या नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्यों कहा? क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि जो आम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी पता चले कि दोनों के बीच में अंतर क्या है? पीसीएम की बात कर रहे हैं, अब जो सेकंड कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं। मैम देखिए, पीसीएम भी एनसेड्स का ही पार्ट होता है, लेकिन पीसीएम यूजुअली बिल्कुल सेफ ड्रग माना जाता है, ठीक है? तो पीसीएम हम सब बड़े आराम से किसी भी प्रकार के ऑर्गन डिस्फंक्शन में, किसी भी प्रकार के कैंसर में दे सकते हैं, ठीक है? ऑल्दो उसकी श्रेणी वही है। हाँ, देन पीसीएम से ज़्यादा असरदार जो दवाएँ होती हैं, सच एज़ आइबुप्रोफेन, सच एज़ कीटोरोलैक, सच एज़ इटोकॉक्स, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो एनसेड के इस अम्ब्रेला, इस श्रेणी के अंदर आती हैं, लेकिन पीसीएम से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर हम श्रेणी की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूएचओ इसको 4 श्रेणियों में या 4 स्टेप्स में डिवाइड करता है। जी, ठीक है? तो स्टेप 1 है, उसको हम पीसीएम और एनसेड्स में करते हैं। स्टेप 2 जो होता है वीक ओपियोइड्स। ओपियोइड्स मतलब जो ओपियम से डिराइव हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कॉमन पेन किलर्स यूज़ करे जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक उस टाइम पे भी ओपियम से डिराइव प्रोडक्ट्स जो है वो पेन को ट्रीट करने में यूज़ होते थे। और अब अंडर रेगुलेशन हम उसको कैंसर के अंदर यूज़ करते हैं, जिसे हम ओपियोइड्स कहते हैं। तो वीक ओपियोइड्स जो होते हैं वो स्टेप 2 होते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स सच एज़ मॉर्फिन एंड फेंटनिल ये स्टेप 3 होते हैं। वीक ओपियोइड स्टेप 2 में जैसे ट्रामाडोल आता है, जो कि अल्ट्रासेट एक बहुत ही कॉमन दवा है जो पैरासिटामोल और ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन होता है।
तो ट्रामाडोल इज अ वीक ओपियोइड, ये स्टेप 2 में आता है। स्टेप 3 में हमारे स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स आते हैं, जिससे मॉर्फिन और फेंटानिल, मॉर्फिन जो हम काफ़ी कैंसर पेशेंट्स को यूज़ करते हैं। और स्टेप 4 होता है रीजनल ब्लॉक्स, जिसे कि हम बोलते हैं कि जो नसों का गुच्छा होता है, लेट्स से किसी को जॉ में पेन है अगर बहुत ज़्यादा कैंसर के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, तो जॉ के आसपास एक प्लेक्सस या गैंग्लियन होता है जिसे बोलते हैं, जिसे कि आम भाषा में मैं बोलूँ तो नसों का गुच्छा है, जहाँ पे कई जगह से मिलके नस आके कन्वर्ज कर रही है। तो हम उस गुच्छे में कुछ केमिकल्स ऐसे डालते हैं इमेज गाइडेंस के थ्रू, ताकि वो पेन रेडिएशन वहाँ से बंद हो जाए। तो ये स्टेप 4 है। इन अलग-अलग स्टेप्स के माध्यम से हम डिपेंडिंग कि पेशेंट का कैंसर कितना है, उसका पेन कितना है और उसके बाकी ऑर्गन फंक्शन कैसे हैं, हम एक पेशेंट का पेन मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जी। बहुत बढ़िया, आपने तो एक ही सवाल के अंदर बहुत डिटेल में बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगेन मैं वापस लौटती हूँ अपनी जो शुरुआती हमारा सवाल था, चूँकि ये स्टेज की बात है और जो जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है और जिस तरह से दर्द बढ़ता है, उसके साथ ही ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट का भी स्तर बदलता चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत की बात करें जहाँ पे कि पेशेंट घर में है और बाकी लोग देखभाल कर रहे हैं, तो पेन किलर का जो प्रोटोकॉल है लेने का वो क्या है? मान लीजिए एक सॉल्ट आपने दिया और वो कितने घंटे तक 6 घंटे तक नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि असर होता है, लेकिन अगर नहीं होता उससे पहले ज़रूरत होती है, तो दूसरा सॉल्ट कितने घंटे में ले सकते हैं या क्या चीज़ें और की जा सकती हैं? ओके, तो मैम उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि हमेशा जब भी कोई कैंसर पेशेंट है और जब भी वो अपने फिजिशियन से मिलते हैं वो एक पेन किलर लिखते हैं, तो 2 प्रकार से लिखते हैं। एक होता है एसओएस, हाँ, जिसका कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मतलब होता है कि जब ज़रूरत हो तो। और एक जी, दूसरा होता है कि हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, ओडी मतलब वन्स अ डे, बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, टीडीएस मतलब 3 टाइम्स अ डे, ठीक है? तो अगर आपका ये लिखा हुआ है कि जैसे एक कोई दवा है ट्रामाडोल फॉर इंस्टेंस, अगर हम लिखते हैं कि 3 टाइम्स अ डे लेनी है, टीडीएस लिखना है, तो वो आपको प्रोटोकॉल दिया गया है कि आपको दिन में 3 बारी लेनी है। मोटा-मोटा अगर व्यक्ति 16 घंटे जागता है तो हर एक उसको 6 घंटे के अंदर मोटा-मोटा उसको दवा को रिपीट करना है इन वेकिंग आवर्स, ओके? इस तरीके से। जहाँ पे एसओएस लिखा रहता है, मैं अपने सभी आपके सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई डॉक्टर साहब अपने पेशेंट के लिए पेन किलर एसओएस लिखते हैं, उनसे ज़रूर पूछें कि डॉक्टर साहब हम कितनी बारी ले सकते हैं वह पेन किलर एक दिन में और 2 डोज़ेज़ के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? क्योंकि ये हर एक ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसके बारे में एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि अलग-अलग ड्रग्स यूज़ करते हैं, लेकिन लेट अस कॉमनली से जैसे अगर पैरासिटामोल लिखा गया है एसओएस किसी को, तो हम मोटा-मोटा 4 से 6 घंटे वेट करना चाहेंगे बिफोर हम दूसरी दूसरी डोज़ उनकी इनिशिएट करें। अगर डॉक्टर साहब ने वो लिखा है, या एक कॉमन दवा है अल्ट्रासेट, जैसे कि मैंने बताया पैरासिटामोल और ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन है। और अक्सर आप देखेंगे कि कैंसर पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा रहता है टैब अल्ट्रासेट 1 एसओएस फॉर पेन। तो उसमें पेशेंट्स को भी नहीं पता होता कि कितना लेना है। बट मोटा-मोटा अगर दिन में 2 से 3 बारी हम लेते हैं 6-6 घंटे के अंतराल पे, तो वह सेफ माना जाता है। फिर भी इस सिचुएशन के अंदर अपने डॉक्टर साहब से क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहें। और मैं तो यही एनकरेज करूँगा कि पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को, जब पेशेंट आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन आता है और ऐसे कुछ पेन किलर का होता है और एसओएस बेसिस पे लिखा रहता है, तो अपने डॉक्टर साहब से इंक्वायरी करें, उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब हम कितने अंतराल पे ले सकते हैं और कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। चूँकि हम लोगों ने दवाइयों की बात की और पूरा प्रोटोकॉल भी आपने डिस्कस किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मुमकिन है, हालाँकि कैंसर का जो दर्द होता है वो इतना आसान नहीं होता ना जिसको आसानी से झेला जा सके, लेकिन फिर भी कुछ घरेलू चीज़ें अगर हम बता पाएँ, एटलीस्ट शुरुआती स्टेज में जबकि दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, ओके। सो मैम, जब दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आई थिंक जो कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हम शुरू में करते हैं, सच एज़ लेट्स से कोल्ड कंप्रेशंस या हॉट वाटर फर्मेंटेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि अगर हॉट वाटर फर्मेंटेशन करना लॉट ऑफ टाइम्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आ सकता है। सिर्फ़ गर्म पानी के बॉटल से सेक करना या ठंडी बर्फ़ की सिकाई करना। उससे क्या होता है कि जो हमारे नर्व सेंसेशन जो है हम उनको ट्रिक कर रहे हैं एक तरीके से, कि वो एक टाइम पे एक ही सेंसेशन कैरी कर सकते हैं। या तो वो पेन की सेंसेशन कैरी कर सकते हैं, वही फाइबर्स जो हैं वो ठंडा या गरम की सेंसेशन कैरी करते हैं। तो इट इज़ ट्रिकिंग आवर माइंड इंटू नॉट फीलिंग द पेन। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है? तो सेकंड यहाँ अब ठंडा या गरम जो आपने बोला था इसमें से क्या रिकमेंड किया जाएगा, गरम या फिर ठंडा? मैम डिपेंड करता है। यूजुअली गरम जो है वो ज़्यादा असरदार रहता है, अगर किसी को कुछ चोट या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घाव नहीं बना हुआ है तो। तो जी, गरम हॉट वाटर फर्मेंटेशन कैन हेल्प इन दैट पार्ट। सेकेंडली,
जैसे कि मैंने बोला कि द की हियर इज टू ट्रिक आवर माइंड इनटू नॉट फीलिंग पेन, कि हम अपने दिमाग को इस चीज में ट्रिक कर रहे हैं कि उसको पेन नहीं फील करना है। फॉर इंस्टेंस हम ये बात करते हैं, मे बी नॉट इन द इनिशियल स्टेजेस, बट जो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस का पेन होता है, म्यूजिक थेरेपी। हाँ, कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, कि हमें उस टाइम पे अगर वी आर नॉट ट्राइंग टू फील द सेंसेशन, तो वो शायद हमें फील नहीं होगी, कुछ टाइम तक हमारा दिमाग जो है वो उस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा कि वो पेन नहीं फील करेगा। एक्यूपंक्चर इज समथिंग विच कैन हेल्प इन पेन थेरेपी। सो दीज आर द फ्यू होम मेड थिंग्स दैट यू कैन डू। जहाँ तक दवाओं की बात है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि पेन के इश्यू में, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल पैरासिटामोल कंजम्पशन, आई थिंक कोई भी दवा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसके बिना ना लें। जी। हमें उम्मीद है कि इस सेशन के बाद हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। उन्हें दवाइयों के बारे में जानकारी मिल गई है, साथ ही साथ घर में क्या किया जा सकता है, किस तरीके से अपने दर्द को थोड़ा कम किया जा सकता है, ये भी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।